ज़्यादा टाइम था वो इस चीज़ पे गुजरा था। अगर मैं इनके कुछ मिनट्स इनके लगाना चाहूँ जो रिकैप पे, तो व्हाट डिड वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने ये देखा था कि हाउ टू डू आइडियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर CT सिग्नल, जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम इट्स सैम्पल्ड सिग्नल। तो जो सैम्पल्ड सिग्नल है उससे आपने, यानी कि जो DT सिग्नल है उससे आपने जो आपका ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। एंड वी सॉ कि अगर आपने आइडियल रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए आपको आइडियल लो पास फिल्टर यूज करना होगा जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है दैट इज अ रेक्ट फंक्शन, और उसका जो इम्पल्स रिस्पांस है दैट इज अ सिंक फंक्शन। और फिर हमने वो जो रिजल्ट्स हैं उनको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज दैट, व्हिच वाज discrete time processing of CT signals। तो हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। We said के we have a CT signal जिसको हम एक CT सिस्टम में से गुजार सकते हैं and will get a CT output। लेकिन we wanted to do it in discrete time domain। हमने कहा कि let's first sample the CT signal and let's pass it through a DT system, और फिर DT सिस्टम की जो आउटपुट है let's convert it back into the analog domain by using a D2C converter। और this is how we did the discrete time processing of CT signals। तो उसमें हमारे पास uh, we had a result which was telling us के how the two systems were equivalent। And then इसी टॉपिक में ही एक सब हेडिंग हमारे पास थी that was impulse invariance। तो impulse invariance में once again वही दो इक्विवेलेंट सिस्टम थे हमारे पास। तो हम उनकी जो दो इक्विवेलेंट सिस्टम हमारे पास थे, व्हाट वर दोस टू सिस्टम्स। पहला सिस्टम है जिसमें इनपुट पे XCFT है, आउटपुट पे आपको YCFT मिलता है, और यहाँ पे जो भी CT सिस्टम है तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है HCFT। तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी जो ट्रेडिशनल है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, जो हम चाह रहे थे कि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं करें बल्कि हम अपने सिग्नल को फौरन से ही डिस्क्रिटाइज कर लें, सैंपल कर लें, और जो भी हमारे पास HCFT था उसके बजाय हम कोई HFN जो है वो यूज़ करें, और हमारे पास आउटपुट आएगी, लेकिन आउटपुट डिस्क्रीट होगी तो उसको दोबारा से डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इवेंचुअली विल गेट अ सिग्नल YRFT। और अगर हम ये जो HCFT है और ये जो HFN है इनके दरमियान प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, उस केस में क्या होगा कि ये जो YRFT है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू YCFT, यानी कि दोनों सिस्टम आपको मोर लेस एक जैसी आउटपुट दे रहे होंगे, चाहे इनके आप ट्रेडिशनल कंटिन्यूस टाइम प्रोसेसिंग करें और चाहे आप डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग करके फिर वापस अपना कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। एंड व्हाट वाज द कंडीशन, वो हमने देखी थी कि HFN और HCFT को आपने कैसे रिलेट किया था। एक तो ये कि HC को आप सैंपल करते थे एट रेट T तो HCNT, और फिर यू स्केल इट विद फैक्टर कैपिटल T। तो ये अब आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है कि अगर आप अपना डिस्क्रीट टाइम जो सिस्टम है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ओरिजिनल जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम था उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स को सैंपल करके और स्केल करके डिफाइन करेंगे, देन द टू सिस्टम्स विल बी इक्विवेलेंट। तो ये डिस्कशन हमारी थी इन द प्रीवियस लेक्चर। लेट मी सी के हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी हैव नाउ। आप में से कोई लोग बता सकते हैं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं? शुड वी कीप गोइंग और शुड वी वेट?
Sir, I think you should keep going because even if they're late, like lecture record or it, so they can watch it from the beginning later. श्योर यानी कि मोस्ट लाइकली हम प्रोसीड करेंगे बट आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि आज लोग कम हैं इनके maybe the people are not excited anymore about DSP. I'm not sure. चलें हम आगे चलते हैं. ओके तो हमने इनके क्विक रिकैप कर लिया है जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी पिछले लेक्चर में. वी कुड हैव डन मोर लेकिन एक्चुअली I just want to make sure कि we complete this chapter before the midterm exam. तो इस चैप्टर में हमारे पास जो भी important topics मौजूद हैं decimation, interpolation और polyphase decomposition. So we want to go through these topics in the 3 lectures. आज का lecture भी और अगले 2 lectures में भी. So that is why I'm a bit reluctant to spend more time on what we did in the previous lecture. Okay, let's get started. जो आज का हमारा topic है तो आज जो भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसको हम ऑफिशियली यानी कि हम उसको मल्टी रेट डीएसपी कह सकते हैं. तो मल्टी रेट डीएसपी पे एक फुल ग्रेड लेवल कोर्स भी ऑफर होता है विच आई टुक ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड स्टडीज. तो अभी जो कुछ भी आप यानी कि देखेंगे अगले 2-3 लेक्चर्स में तो दैट इज काइंड ऑफ द एबीसी ऑफ दैट कोर्स. तो मल्टी रेट डीएसपी के लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो चुके हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स. तो अब इसमें हमारे पास वही अभी के लिए तो हमारे पास वही 2-3 ब्रांचेस हैं जो हमने डिस्कस करनी है. एक्चुअली देयर आर लॉट मोर डिटेल्स. तो वो कौन सी चीज़ें हैं यानी कि एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज डेसिमेशन. और फिर अगली चीज़ जो है हमारे पास विच इज द अपोजिट ऑफ डेसिमेशन इंटरपोलेशन. और फिर तीसरी चीज़ है हमारे पास पॉलीफेज decomposition. ओके तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सबसे पहले हम जो है वो डेसिमेशन की तरफ आते हैं. तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम डेसिमेशन भी डिस्कस करें और इंटरपोलेशन भी 50% 75% हम उसको कवर कर लें. तो डेसिमेशन जो है वोकेबलरी मीनिंग है इसकी किलिंग. तो हमारी टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब ये होगा कि वी आर किलिंग सेलेक्टिव सैम्पल्स टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रेट. तो डेसिमेशन का जो ब्लॉक है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आप कहते हैं कि इनपुट पे एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और आउटपुट पे भी एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ एन. लेकिन ऑफ कोर्स आप एक डिफरेंट नोटेशन चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में डी लिखते हैं कि इट्स द डेसिमेटेड सिग्नल. और फिर यहाँ पे जो ब्लॉक है उसको आप मार्क करते हैं कि उसमें आप कैपिटल एम लिखते हैं. आप कहते हैं कि दैट इज द फैक्टर बाय विच आई वांट टू डिक्रीज द सैम्पलिंग रेट. और फिर आप डाउन एरो बनाते हैं टू रिमाइंड योरसेल्फ कि आप रेट रिड्यूस कर रहे हैं. तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम है फॉर द डेसिमेशन ब्लॉक. ठीक है. तो ये जो डेसिमेशन ब्लॉक है इसमें क्या होगा कि अगर इनपुट जो है एक्स ऑफ एन वहाँ पे सैम्पलिंग रेट कैपिटल टी था तो आउटपुट पे जो एक्स डी ऑफ एन है उसका जो सैम्पलिंग रेट है दैट इज एक्चुअली एम टी. और इसको आप कोई भी नया नाम दे सकते हैं कि दैट इज माई टी प्राइम. तो अब क्योंकि टी के साथ एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो बढ़ गया है. ठीक है. अगर प्रीवियसली फॉर एग्जांपल अगर आपका सैम्पलिंग इंटरवल था 1 सेकेंड और अगर आपने कैपिटल एम को 5 चूज किया है तो नया सैम्पलिंग इंटरवल है 5 सेकेंड्स. यानी कि आप पहले अगर हर सेकेंड के बाद एक सैंपल कलेक्ट कर रहे थे तो अब आप हर 5 सेकेंड्स के बाद एक सैंपल कलेक्ट करेंगे. तो देयर आर डिफरेंट वेज टू थिंक अबाउट इट. एक चीज़ तो ये है कि आप कहें कि ये मेरे पास मेरा ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है विच वेरीज अगेंस्ट टाइम. ठीक है. और ये मेरा यानी कि टाइम इंस्टेंट पे 0 हमने मार्क कर दिया है. तो अगर हम फर्स्ट किया कि लेट कैपिटल टी इक्वल 1. ठीक है. और फिर हम कह रहे हैं कि लेट कैपिटल एम इक्वल 3. ठीक है. तो उस केस में क्या है जो एक्स ऑफ एन है वो कैसे आएगा. आप टाइम इंस्टेंट 0 पे एक सैंपल ले लेंगे फिर टाइम इंस्टेंट 1 पे एक सैंपल ले लेंगे और फिर टाइम इंस्टेंट 2 पे और फिर 3 पे और फिर 4 पे. इसी तरह से
-1 पे भी लेंगे और -2 पे भी आप एक सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आप सैम्पलिंग करते रहेंगे। तो ये जो आपके पास सैम्पलिंग इंटरवल है कैपिटल टी, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो सर्कल्स मैंने शो किए हैं, ये कौन सा सिग्नल है? दैट इज योर एक्स ऑफ एन। ठीक है, और फिर जब आप कह रहे हैं कि यूज करना है, तो एक काम ये हो सकता है कि आप ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को ही आप सैंपल कर लें एट अ डिफरेंट रेट। यानी कि एक्स ऑफ एन कैसे आया था कि एक्स ऑफ एन इक्वल्स एक्स सी एन टी। ठीक है, और टी जो था वो हमारे पास, हमने उसको 1 चूज किया था इस एग्जाम्पल में। तो एक काम तो ये है, और यानी ये आपकी इनके ओरिजिनल सिचुएशन थी। फिर जब आप कह रहे हैं कि नाउ आई वांट टू डेसिमेट द सिग्नल, एक काम ये हो सकता है कि एक्स डी ऑफ एन आप डायरेक्टली जो है वो एक्स सी से बनाएं और वहाँ पे एन टी के बजाय एन टी प्राइम लिखें, और फिर आप फर्दर भी इसको जो है वो एलेबोरेट भी कर सकते हैं कि इट इज एक्चुअली एक्स सी एन टाइम्स कैपिटल एम टाइम थ्री टी। ओके, तो यानी इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यानी अब अगर आपने एक्स डी ऑफ एन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करना है एक्स सी ऑफ टी से, तो क्या होगा? एक सैंपल आप जो है वो 0 पे कलेक्ट करेंगे, जो मैं स्क्वायर बॉक्सेस की तरह से जो मैं बना रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सैंपल आप कहाँ पे कलेक्ट करेंगे? कैपिटल 3 पे, टाइम इंस्टेंट 3 पे आप कलेक्ट करेंगे, और फिर आपका नेक्स्ट सैंपल कहाँ पे आएगा? टाइम इंस्टेंट 6 पे आएगा। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे आपका सैंपल अगला कहाँ पे आएगा? -3 पे आएगा एंड सो ऑन। तो अब ये जो चीज रेड में है, तो ये वो आपके कौन से सैंपल्स हैं जो कि एक्स डी ऑफ एन है, और जो ब्लैक में है वो आपके कौन से सैंपल्स हैं जो कि एक्स ऑफ एन है। तो ये चीज है, अभी हम इसको थोड़ा आगे चलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि डेसिमेशन में हमने क्या देखा है कि एक पॉसिबिलिटी क्या है डेसिमेशन करने की? पॉसिबिलिटी नंबर 1, व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी? कि आप ये रिलेशनशिप यूज करें, एक्स डी ऑफ एन इक्वल्स एक्स सी एन टी प्राइम, और फिर इसको आप लिख सकते हैं एक्स सी एन एम टी। तो इस पॉसिबिलिटी में मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अम, यानी आप उस सिचुएशन में थे कि आपके पास एक्स सी एफ टी मौजूद है और आपने सी टू डी कन्वर्जन कर ली हुई है, आपके पास एक्स एफ एन आ गया हुआ है। फिर ऑल ऑफ अ सडन आप चाह रहे हैं कि इस एक्स एफ एन का हम सैम्पलिंग रेट जो है वो कम करें ताकि हमें एक्स डी एफ एन मिले। और ये जो पहली पॉसिबिलिटी है, अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये काम करना पड़ेगा कि एक्स सी एफ टी था, सी टू डी के जरिए आपके पास एक्स ऑफ एन आया था यहाँ पे। अब अगर आपने सैम्पलिंग रेट चेंज करना है और वो भी एक्स सी एफ टी से, तो आपको फिर दोबारा से यानी कि डी टू सी करके आपको एक्स सी एफ टी बनाना पड़ेगा, और फिर आप जो है उसको सी टू डी करेंगे, यानी कि उसकी सैम्पलिंग करेंगे। पहले कौन से रेट पे सैम्पलिंग हो रही थी? रेट टी पे। अब कौन से रेट पे सैम्पलिंग होगी? रेट टी प्राइम पे, जिसको आप कह रहे हैं कि एम टी। तो वैसे तो इसको रेट नहीं कहना चाहिए, इसको सैम्पलिंग इंटरवल कहना चाहिए, लेकिन आई होप कि आप यानी कि यू गाइस विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो टी हो या टी प्राइम हो, तो उसके बारे में यानी कि वी शुड हैव क्लैरिटी के वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल्स। तो जब आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को दोबारा से एक डिफरेंट सैम्पलिंग रेट पे या एक डिफरेंट सैम्पलिंग इंटरवल के साथ जब आप सैम्पल करते हैं, तो यू गेट एक्स डी ऑफ एन। ये अप्रोच इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि आपको डिस्क्रीट डोमेन से वापस कंटिन्यूस टाइम डोमेन में जाना पड़ता है, और फिर दोबारा से आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन में वापस आते हैं। तो दैट इज वाई कि इवन दो कि ये जो अप्रोच है जो हमने यहाँ पे लिखी है कि थ्योरेटिकली वी कुड डू दैट कि आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डायरेक्टली सैंपल कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट फीजिबल। तो जिसकी वजह से आप चाह रहे होते हैं कि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में रहकर ही आप कुछ करना चाहते हैं। तो दैट leads us to the possibility 2,
एंड दिस इज व्हाट वी डू इन प्रैक्टिस। ये जो सैम्पलिंग रेट चेंज करने का जो मामला है, ये वैसे मुझे यानी एक चीज़ याद आ रही कि यानी इट इज़ क्वाइट, आप कह लें कि प्रैक्टिकल, यानी सैम्पलिंग रेट चेंज करने की जो ज़रूरत है, कम करना या ज़्यादा करना, ये बहुत ज़्यादा पेश आती है, स्पेशली द पीपल हु डू एक्सपेरिमेंटेशंस विद सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। जो कम्युनिकेशंस की जो रिसर्च है उसमें बहुत ही ज़्यादा, इनके इट्स वेरी फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस कि आप सैम्पलिंग रेट कम कर रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं बाय इंटीजर फैक्टर और बाय नॉन इंटीजर फैक्टर, जिसका मतलब है कि बाय अ रैशनल नंबर। तो I've done a lot of such experiments during my PhD, तो I can recall के there was uh, widespread need of doing that. तो possibility 2 जो है हमारे पास, तो उसमें फिर हम यही कर रहे हैं कि वही ब्लॉक डायग्राम जो हमने अभी बनाई है, उस ब्लॉक डायग्राम को हम प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ की थी कि एक्स ऑफ एन है, you want to do the down sampling or decimation by a factor of 5, ठीक है, और आउटपुट पे आपको एक्स डी ऑफ एन चाहिए। तो हाउ डू यू डू दैट? ठीक है, तो उसमें ये मामला है कि एक तो सबसे पहले नाइव अप्रोच है, उसके बाद फिर हम उस अप्रोच को सोफिस्टिकेट करेंगे। तो ये फर्ज किया कि हमारे पास टाइम डोमेन में एक्स ऑफ एन है, ठीक है, और इनके हम इंडिसेस दे देते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कैपिटल एम इज 2, लेट कैपिटल एम इज 2 इक्वल टू, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे जो है एक्स डी ऑफ एन जो है वो टाइम डोमेन में स्केच करके दें। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हम रिजल्टिंग टाइम, जो हमारे सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, हम उनको टाइम डोमेन में भी देखना चाहेंगे, यानी हमारी ग्रिप जो है वो दोनों डोमेन्स में स्ट्रांग होनी चाहिए कि वी शुड नो कि हाउ डज अ पर्टिकुलर सिग्नल प्रोसेसिंग ऑपरेशन लुक अप और शो अप इन टाइम डोमेन, और फिर इसी तरह से कि वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में वो चीज़, वो फिनोमेना किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी हम सबसे पहले डेसिमेशन को देख रहे हैं कि डेसिमेशन टाइम डोमेन में हमें किस तरह से नजर आती है। तो रूल ऑफ थंब इसमें फिर ये है कि जो आपका कैपिटल एम आप चूज करेंगे तो उसमें फिर ये होगा कि लेट मी राइट इट हियर कि डिस्कार्ड एम एम -1 samples, discard every m-1 samples starting from x0। कि आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने जो आपका सिग्नल जो आपको गिवन है एक्स ऑफ एन, आपने उसको देखना है और उसका जो जीरो इंडेक्स है उसको वहां से स्टार्ट करना है और मेक श्योर करना है कि जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है वो आपने रिटेन करना है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। ये एक्स ऑफ एन मैंने यहाँ पे स्केच किया हुआ है, इसका जो जीरो इंडेक्स है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं अब यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल है दैट इज एक्स ऑफ जीरो, इसको रिटेन करना है और उससे आगे आपने कैपिटल एम -1 सैंपल्स डिस्कार्ड करने हैं। तो अब कैपिटल एम इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी यहाँ पे बनाई हुई है, तो इसमें कैपिटल एम कितना है, इट इज 2, तो दैट मीन्स के आपने एक सैंपल डिस्कार्ड करना है। तो ये एक सैंपल मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया है, फिर नेक्स्ट सैंपल आपने रिटेन कर लिया है, फिर उसके बाद फिर एक कैपिटल एम -1 सैंपल डिस्कार्ड करना है, एक सैंपल डिस्कार्ड किया, फिर नेक्स्ट सैंपल रिटेन कर लिया। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी आप यही करेंगे, कैपिटल एम -1 सैंपल्स डिस्कार्ड होंगे और फिर एक सैंपल रिटेन होगा और फिर कैपिटल एम -1 सैंपल्स डिस्कार्ड होंगे। तो ये हो गया, यानी कि यू हैव डन लॉट ऑफ किलिंग ऑफ सैंपल्स। तो उसके बाद फिर अब क्या है कि अब आपने एक्स डी ऑफ एन प्लॉट करना है। तो जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल था वो जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, और अब आपने जो सैंपल रिटेन किया था वो कौन से इंडेक्स पे था, 2 पे था। लेकिन इंडेक्सिंग तो क्योंकि आप कह लें कि एन इज एन इंटीजर, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इंडेक्स 2 पे जो सैंपल था वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। तो ये इंडेक्स 1 पे है, फिर इंडेक्स 4 वाला जो सैंपल है वो इंडेक्स 2 पे आ गया है, और इस तरह से इंडेक्स -2 वाला सैंपल -1 पे आ गया है।
और इंडेक्स -4 पे अगर कोई सैंपल पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो -2 पे आ गया, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपको यानी कि इसमें किसी भी वजह से कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस सिंपल थिंग। यानी अगर आपने टाइम डोमेन में स्केचिंग करनी है, उसके लिए ये रिलेशन इटसेल्फ जो है वो यूजफुल होगा कि एक्स डी ऑफ एन इक्वल्स एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय एम। ये रिलेशनशिप आपने इस्तेमाल करना है। और हमारे वाले केस में जब हमने कहा कि कैपिटल एम जो है दैट इज 2, उस केस में क्या हो गया कि एक्स डी ऑफ एन इक्वल्स एक्स टू एन। और फिर आप क्विकली देख सकते हैं कि एन को 0 पुट करें, एक्स टी 0 किसके इक्वल है, एक्स ऑफ 0 के। और फिर एन को 1 पुट करें, एक्स डी 1 किसके इक्वल है, एक्स ऑफ 2 के। और एक्स डी 2 किस चीज़ के इक्वल है, एक्स ऑफ 3। और एक्स डी 3 किसके इक्वल है, एक्स ऑफ यहाँ पे आई डिड मिस्टेक, 4 था, एंड सो ऑन। और फिर आप इसकी स्केचिंग कर लें। यानी कि अगर आपको x का टाइम डोमेन स्केच गिवन है, तो आप एक्स डी ऑफ एन का टाइम डोमेन स्केच जो है वो फौरन आप बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम यानी कि टाइम डोमेन में हमें अंदाजा हो गया कि डेसिमेशन में क्या हो रहा है कि आप जो है वो एक्स ऑफ एन में टाइम इंस्टेंट जो है वो 0 से आप स्टार्ट करेंगे, एक्स ऑफ 0 को आप रिटेन करेंगे, फिर आप कैपिटल M -1 सैंपल डिस्कार्ड करेंगे, और फिर आप एक सैंपल रिटेन करेंगे, फिर कैपिटल M -1 सैंपल डिस्कार्ड करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इनके कैपिटल M 5 है, तो हर 5 में से 4 सैंपल्स डिस्कार्ड होंगे, कैपिटल M -1 सैंपल्स डिस्कार्ड होंगे, और एक सैंपल रिटेन करना है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, इंडेक्स 0 से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें, इंडेक्स 0 पे जो सैंपल है उसको रिटेन करें, अगले 4 सैंपल डिस्कार्ड करें अगर कैपिटल M 5 है, फिर एक सैंपल रिटेन करें, फिर अगले 4 सैंपल डिस्कार्ड करें, एंड सो ऑन। तो अब ये मामला है, यानी कि सो फार सो गुड कि हमने समझ लिया कि डेसिमेशन का मतलब ये है कि यू हैव टू डिस्कार्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल्स फ्रॉम योर सैंपल सिग्नल एक्स ऑफ एन, दैट विल गिव यू एक्स डी ऑफ एन। लेकिन अभी मामला ये है कि द पिक्चर इज स्टिल नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि जो एलियसिंग का जो प्रॉब्लम है दैट कुड अराइज, जिसकी वजह से फिर आपको यू हैव टू डू यानी कि यू हैव टू कॉशन एक्सरसाइज। तो अब हम टेक्स्ट बुक पे हम जाते हैं तो विल सी के जो हमारे पास सिस्टमैटिक अप्रोच है, तो उसमें जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम बनेगी, तो दैट ब्लॉक डायग्राम इज अ बिट मोर सोफिस्टिकेटेड देन व्हाट वी हैव शोन, ठीक है। तो अब जो आप कह लें कि एक प्रॉपर डाउन सैम्पलर या एक प्रॉपर डेसीमीटर की जो ब्लॉक डायग्राम है, अब वो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एलियसिंग का आप यूँ कह लें कि टिपिकली हमारे पास कोई हल नहीं होता सिवाय इसके कि हम थोड़ी सी लो पास फिल्टरिंग कर लें। तो लो पास फिल्टरिंग इट कैन प्रिवेंट सम डैमेज, लेकिन आप कह लें कि इट्स स्टिल नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फुल फ्लेज जो ब्लॉक डायग्राम है फॉर द डाउन सैम्पलर और द डेसीमीटर, तो वो ये है कि सैंपल्स ड्रॉप करने से पहले हमें अपने सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट को लो पास फिल्टर करना है, ठीक है। जब आप लो पास फिल्टरिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आप सैंपल्स को थ्रो अवे करना शुरू करें, और दिस इज हाउ यू विल गेट द होल थिंग। तो लो पास फिल्टर है, उसकी जो आउटपुट है उसको एक्स ऑफ एन अगर हम लिखें, तो इनपुट भी एक्स ऑफ एन है, तो इसको हम एक्स टिल्डा ऑफ एन लिख लेते हैं टू मेक श्योर कि इट्स अ डिफरेंट सिग्नल। और फिर जब आप इसको डेसीमीटर में से गुजारेंगे, यानी कि सैंपल्स जब आप इसके किल करेंगे, तो आउटपुट पे आपके पास एक्स डी ऑफ एन आएगा, लेकिन इनपुट पे एक्स टिल्डा था, तो आप कहेंगे कि एक्स टिल्डा डी ऑफ एन। ये सिर्फ एक न्यूट्रिशनल चीज़ है। तो ये अब आपके पास फुल फ्लैज आपका डाउन सैम्पलर है, ठीक है। या आप इसको आप कह लें कि डेसीमीटर, या टेक्स्ट बुक में ओकेजनली इसको कंप्रेसर भी कहते हैं जो ऑथर्स हैं। तो अब एक चीज़ इसमें रह गई कि जो लो पास फिल्टर है डिस्क्रीट टाइम में है, तो व्हाट शुड बी इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इट टर्न्स आउट टू बी पाई ओवर कैपिटल एम। तो ये लो पास फिल्टर की स्पेसिफिकेशन इससे कंप्लीट हो जाती है।
तो ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी π/m क्यों होनी चाहिए, तो ये ओवर द टाइम यू विल सी कि व्हाई देयर वाज नीड टू डू दैट, इन केस की अप्रिसिएशन आएगी विद टाइम। तो अब हम अगली चीज पे चलते हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। व्हाट इज दैट, कि जो डेसिमेशन का जो प्रोसेस है, लेट्स लुक एट इट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। जैसे मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जो भी मल्टी रेट डीएसपी है उसमें जितने भी क्रूशल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में उन कॉन्सेप्ट्स जो है उनको देखेंगे टू सी के फ्रिक्वेंसी डोमेन में हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डेसिमेशन का जो प्रोसेस है इसको भी हम देखना चाह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में हाउ डज इट लुक लाइक। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बताएं। सर क्या कहते हैं, डेसिमेशन की वजह से हमारी सिग्नल ही चेंज नहीं हो जाएगा, तो मतलब हम इतने सैंपल लॉस कर दें अगर, तो ट्रू, जो आपकी क्यूरियोसिटी है दैट इज ट्रू, और इसी चीज को यानी कि हम लोग इवन क्वालिटेटिवली भी अपने जहन में रिकॉल कर सकते हैं। देखें, नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम को हमने लेके चलना है क्योंकि हम पीरियोडिक सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग, ए पीरियोडिक सैम्पलिंग जिसको कंप्रेसिव सेंसिंग वगैरह कहते हैं, जो रिसर्च टॉपिक्स हैं वो इस कोर्स में डिस्कस नहीं हो रहे। तो पीरियोडिक सैम्पलिंग में सिर्फ ये मामला है कि नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम इज योर बेस लाइन, उसको लेके चलना है। तो उसके मुताबिक ये है कि फर्ज किया कि मेरे पास कोई भी एक सिग्नल है, तो उसकी एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी, और जो हमने सैम्पलिंग रेट रखा हुआ था तो इट वाज एक्चुअली 10 टाइम्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जबकि नाइक्वेस्ट ने कहा है कि 2 टाइम्स होनी चाहिए एटलीस्ट। तो वी वर गुड, ठीक है, कि 2 टाइम्स के बजाय 10 टाइम था, सही है। लेकिन अब अगर आप देखें कि अगर हमने इतनी ज्यादा ओवर सैम्पलिंग की हुई है, तो दैट मीन्स के देयर इज अ मार्जिन, देयर इज अ रूम, ठीक है, कि आप थोड़ी सी डाउन सैम्पलिंग कर सकते हैं विदाउट एलियासिंग। कैसे, कि जब आप अपना सैम्पलिंग रेट रिड्यूस करते जाएं, इनके 10 टाइम्स के बजाय 8 टाइम्स कर दें, ठीक है, तब भी बात चलेगी, ठीक है, बात बनेगी। सैम्पलिंग रेट आप 6 टाइम्स कर दें, 5 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो यानी कि यू वुड बी गुड टू गो। तो यू कैन सी के यानी कि सैंपल जो आप ड्रॉप कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ डेसिमेशन इज गुड इनफ, जब तक के आप नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को वॉयलेट नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से हमने वो कंडीशन लिखी हुई है कि जो हमारे पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर द लो पास फिल्टर दैट इज π/m, तो इस पे हम बात करेंगे। सर ये एक बात नहीं समझ आई कि डेसिमेशन करने से एलियासिंग कैसे हो रही है? चलें, वो भी फ्रिक्वेंसी डोमेन के जो प्लॉट्स हैं वहां से भी आपको नजर आएगा, लेकिन यानी कि क्वालिटेटिव एग्जांपल्स आप अपने जहन में खुद स्केच कर सकते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि एक फर्जी सिग्नल सोचें और उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सोचें, और उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वट एवर दैट फ्रिक्वेंसी इज, हम उसके बारे में कोई नंबर एज्यूम नहीं करते। हम कहते हैं वो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है तो दैट इज कैपिटल ओमेगा एन। यानी मैं अगर यहाँ पे बना भी दूँ, फर्ज किया कि मेरे पास कोई भी एक सिग्नल है, उसकी कैसी भी शेप है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है दैट इज कैपिटल ओमेगा एन, और ये हमने CTFT प्लॉट की हुई है एक्स जे कैपिटल ओमेगा और अगेंस्ट ओमेगा एक्सेस। तो जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है जो 0 पे सेंटर्ड था वो तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है, और ओमेगा एन पे, और फिर इसकी कॉपीज आपको नजर आना शुरू होंगी, और वो कॉपीज कहाँ पे सेंटर्ड होती हैं, ओमेगा एस के मल्टीपल्स पे, कैपिटल ओमेगा एस के मल्टीपल्स पे। तो पहली कॉपी कैपिटल ओमेगा एस पे होगी, नेगेटिव साइड पे पहली कॉपी जो है वो माइनस कैपिटल ओमेगा एस पे होगी, इसी तरह से राइट साइड पे जो नेक्स्ट कॉपी है वो 2 ओमेगा एस पे होगी, एंड सो ऑन। तो अब यानी कि सेम स्पेक्ट्रम जो है वो आपने रिपीट करना है ओमेगा एस को सेंटर बना के। तो ओमेगा एस को आपने सेंटर बनाया और यहाँ पे आपने वो सेम स्पेक्ट्रम जो है वो रिपीट किया है, और यहाँ पे भी इसी तरह से। तो यू कैन सी कि अगर आप अब यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वी मेड श्योर के
व्हाट डिड वी मेड श्योर कि ओमेगा एस और ये वाला पॉइंट कौन सा है, दैट इज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास ओमेगा एस माइनस ओमेगा कैपिटल एन, ठीक है। यानी कि जो कॉपी नंबर 1 की जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कैपिटल एस ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, तो दैट इज ग्रेटर देन द एंडिंग पॉइंट ऑफ योर ओरिजिनल कॉपी ओमेगा एन। तो यहाँ से आपके पास वो नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन बना था कि ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा एन, ठीक है, इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो ये चीज़, तो यहाँ पे वो चीज़ आप मेक श्योर कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे आप अपना जो सैम्पलिंग रेट है उसको आप रिड्यूस करेंगे तो ये जो कॉपीज हैं दे विल स्टार्ट टू कम क्लोजर, ठीक है, एक दूसरे करीब आना शुरू हो जाएंगी और इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू ओवरलैप। जहाँ पे ये जो कॉपीज हैं आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट कर दें तो दैट इज बेसिकली द पॉइंट वेयर यू वांट टू बी काइंड ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो इस पे आप नंबर्स अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं, यानी ओमेगा एन को आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लें। आप कह लें कि फर्ज किया कि एफ एन जो है वो फ्रिक्वेंसी है जो हर्ट्स में होती है, जो हमें समझ में आती है। आप कह लें कि एफ एन इज फॉर एग्जांपल 1000 हर्ट्स, तो मेरे पास ओमेगा एन जो है दैट इज 2 पाई इंटू 1000 रेडियंस पर सेकेंड। आप एग्जाम्पलीफाई जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं और फिर नाइक्वेस्ट कहेगा अकॉर्डिंग टू नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए। तो ओमेगा एस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई इंटू 1000, ठीक है। और फिर आप कह लें कि ये तो नाइक्वेस्ट ने में कहा है, और अगर हम खुद अपनी मर्जी से एक सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी चूज करते हैं विच इज एक्चुअली नॉट 4 पाई और मे बी इट वाज लेट्स से के 8 पाई इंटू 1000, तो नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन के मुताबिक जो है वो 4 पाई इंटू 1000 जो फ्रिक्वेंसी है दैट वाज गुड इनफ, लेकिन आपने ऐसी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी चूज की है विच इज 8 पाई इंटू 1000। दैट मीन्स के आप जितने नाइक्वेस्ट ने आपको एडवाइस किया आप उससे भी ज़्यादा सैम्पल्स ले रहे हैं। लेकिन इस केस में फिर यही मामला है कि इस केस में जब आपने ज़रूरत से ज़्यादा जब ओवर सैम्पलिंग की है तो यहाँ पे अब आपके पास मार्जिन भी आ गया हुआ है। और वो मार्जिन कितना है कि 8 पाई इंटू 1000 के बजाय आप 4 पाई इंटू 1000 से भी सैम्पलिंग करें तब भी आप एलियसिंग से बच जाएंगे। दैट मीन्स के ये जो आपका सैम्पलिंग रेट था, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंटरवल था कैपिटल टी, ठीक है, तो उस इंटरवल को अगर आप सैम्पलिंग इंटरवल को 2 से मल्टीप्लाई कर लें दैट मीन्स के सैम्पलिंग रेट को अगर आप हाफ भी कर लें तब भी यू विल स्टे अबव द नाइक्वेस्ट रेट, तो एलियसिंग नहीं होगी। तो ये वही चीज़ है जो हम लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि टी प्राइम्स इक्वल एम टी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर आप डेसिमेशन कर लें बाय फैक्टर ऑफ 2 तो आपके पास स्टिल जो स्पेक्ट्रम्स हैं दे विल नॉट ओवरलैप, तो आपके पास एलियसिंग नहीं होगी। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन सैम्पलिंग इज टॉलरेबल जब आपने ओवर सैम्पलिंग ऑलरेडी की हुई हो। जब आपने ओवर सैम्पलिंग नहीं की हुई उस केस में ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल कॉपी है आपके स्पेक्ट्रम की और जो शिफ्टेड कॉपीज हैं दे विल स्टार्ट टू ओवरलैप एंड दैट विल रिजल्ट इन एलियसिंग। और अगर आपके पास जो सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट था इफ दैट वाज अ स्पीच सिग्नल, फिर जब आप उसको ऑडियो डिवाइस को देंगे you will not be able to hear something which is intelligible। तो मकसद ये है कि रूल ऑफ थंब यही है कि जब आप ओवर सैम्पलिंग आपने काफ़ी सारी की हुई है देन यू कैन डू सम डेसिमेशन। और कहाँ तक आप जा सकते हैं डेसिमेशन करते हुए, जहाँ तक आप के पास एलियसिंग नहीं आती है। तो दैट्स द थिंग। तो श्योर, यानी कि अगर आप लोगों के पास मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो यू गाइस कैन स्टिल आस्क, और मैं उसी चीज़ पर प्रोसीड कर रहा हूँ जो हमें जो हमारे पास सिस्टम एजेंडा पे है। इनकी हम डेसिमेशन का जो प्रोसेस है हम उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव द रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। तो उसके बारे में मैं फिर दोबारा से ये कहूँगा कि दैट रिजल्ट विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू इन द फॉर्मूला शीट। आप लोगों ने सिर्फ उसको जो है वो करेक्ट वे में यूटिलाइज करना है।
तो व्हाट इज दैट रिजल्ट, यानी कि एक्स डी ऑफ एन को हम एक्स ऑफ एन से रिलेट करना सीख चुके हुए हैं। तो इट इज दिस रिजल्ट, इनके टाइम डोमेन में ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डेसिमेटेड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किस तरह से रिलेटेड है, वो रिलेशनशिप हम लिख चुके हुए हैं। तो ये टाइम डोमेन में था। इसी तरह अब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक रिलेशनशिप लिखना चाह रहे हैं। दैट मीन्स के एक्स टी जो है उसकी जो डी टी एफ टी है दैट इज कैपिटल एक्स टी ई टू जे ओमेगा, हम उसको रिलेट करना चाह रहे हैं विद द डी टी एफ टी ऑफ एक्स ऑफ एन विच इज एक्स ई टू जे ओमेगा। तो अब वो जो रिलेशनशिप है आई विल जस्ट राइट इट स्ट्रेट हियर, ठीक है, विदाउट प्रूविंग इट। Okay, so this is the result we have, ठीक है। और अभी इस रिजल्ट को हम उसी तरह से यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। हम कहते हैं कि लेट्स अज्यूम कि m इक्वल टू 2। देखते हैं कि जो डेसिमेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है और जो ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है, तो हाउ आर द टू रिलेटेड। I goes from 0 to m minus 1 to 1 और x to j omega minus 2 pi I divided by 2। और फिर जब आप देखते हैं कि इस समेशन में सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, तो यू ट्राई टू एक्सपेंड देम। पहली टर्म कौन सी है, x की टू j ओमेगा, और I 0 है तो यू विल जस्ट हैव ओमेगा बाई 2। और फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास कौन सी है, x ई टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आपके पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे देख सकते हैं, आपको ये पता चल रहा है कि जो डेसिमेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है वो आपने कैसे बनाना है। जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था किस चीज़ का, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, एक्स ई टू जे ओमेगा, तो आपने एक्स ई टू जे ओमेगा जो है उसमें थोड़ी सी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमारे पास एक्स ऑफ टी होता है और एक्स ऑफ टी के बजाय हम एक्स ऑफ ए टी लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स टाइम स्केलिंग। तो अब हम क्योंकि फ्रिक्वेंसी डोमेन में है तो इसको हम फ्रिक्वेंसी स्केलिंग कहेंगे। और ये जो दूसरी कॉपी है तो इसमें क्या मामला है कि इसमें फ्रिक्वेंसी स्केलिंग भी है और इसमें फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग भी है। तो अब रफली स्पीकिंग यहाँ हमें इस फॉर्मूला से हमें पता क्या चल रहा है वो ये कि जो डेसिमेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है तो दैट स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली इट कंसिस्ट्स ऑफ कैपिटल एम कॉपीज ऑफ ओरिजिनल स्पेक्ट्रम। अब ओरिजिनल स्पेक्ट्रम किस चीज़ को कह रहे हैं, जो एक्स ऑफ एन का जो स्पेक्ट्रम है। तो एक्स ऑफ एन का जो स्पेक्ट्रम है आपने उसकी कैपिटल एम कॉपीज बनानी है एंड दोज कॉपीज विल रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रम ऑफ द डेसिमेटेड सिग्नल। लेकिन अब जो कैपिटल एम कॉपीज हैं उनमें थोड़ी सी एहतियात में चाहिए। वो क्या है कि आपने हर कॉपी को एक तो ये कि फ्रिक्वेंसी स्केल करना है और दूसरा ये कि पहली कॉपी के बाद जितनी भी अगली कॉपीज हैं, सेकंड कॉपी एंड थर्ड कॉपी एंड सो ऑन, आपने उन कॉपीज में फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग भी करनी है। तो वंस अगेन ये जो रिलेशनशिप है दैट रिलेशनशिप वुड बी बेटर अंडरस्टूड बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। So let's do that. तो ये हमारे पास एक सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट था एक्स सी एफ टी, उसका उसकी जो सी टी एफ टी है एक्स सी जे ओमेगा प्लॉटेड अगेंस्ट कैपिटल ओमेगा। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा एन है, पॉजिटिव साइड पे, माइनस साइड पे माइनस ओमेगा एन है। ये चीज़ इसमें पहले स्टेप में आप क्या बनाते हैं, सबसे पहले आप सैम्पल सिग्नल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सैम्पल सिग्नल कैसे बनेगा कि जो ओरिजिनल कॉपी है ज़ीरो पे वो आप रिटेन करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके रेप्लिकास बनाएंगे। अब यहाँ पे शायद बहुत अच्छी प्लॉटिंग जो है वो मेजरमेंट के साथ करनी चाहिए विच आई माइट नॉट बी एबल टू डू गिवन दैट के हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी रफली जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ तो आई हैव समथिंग स्पेसिफिक इन माय माइंड
तो लेट मी टेल यू दैट, ये जो भी पॉइंट है ओमेगा एस, वो ये है कि जो कैपिटल ओमेगा एन है, तो इसको हमने ऑलरेडी जो है वो चूज किया हुआ है, या यूं कह लें कि लेट मी सी, इस तरह नहीं कहना चाहिए। जो चीज़ स्पेसिफिक है जहन में वो ये कि ओमेगा एस जो है सी, ये आपके पास मिडिल पॉइंट है, तो इसको हम ओमेगा एस बाय 2 कहेंगे, और और ये ओमेगा एस जो है दैट इज एक्चुअली 2 पाई ओवर टी, तो जो ओमेगा एस बाय 2 है तो दैट पॉइंट विल बी पाई ओवर टी, ठीक है। ओके, चलें, यानी अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओमेगा एस जो है वो हमारे पास दैट इज 4 टाइम्स ओमेगा एन। तो यानी हमें ये बताना होता है कि आपने जो सैम्पलिंग की हुई है तो वो कितने रेट पे की हुई है रफली ये स्केच बनाने के लिए। जैसे भी ये स्केच मैंने बनाया तो ये मेरे पास 0.0 है, ये मेरे पास पॉइंट ओमेगा एस है, दरमियान में जो पॉइंट है दैट इज ओमेगा एस बाय 2, तो ये जो पॉइंट है ये रफली शायद ओमेगा एस बाय 4 होगा। तो लेट्स गो विद दिस एजम्पशन, और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि व्हाट टू डू। ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ गया किस चीज़ का आ गया, और हर चीज़ की स्केलिंग हो गई है 1/t से। इफ़ यू रिकॉल, ये कौन सा सिग्नल है, दैट इज एक्चुअली द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैम्पल सिग्नल। तो अब इसमें सैम्पल सिग्नल के बाद जो हमारे पास अगला स्टेप है, व्हाट इज दैट स्टेप, कि हमें जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम बनाना है एक्स ई टू जे ओमेगा। उसमें हम क्या करते हैं कि एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, फर्क कहाँ पे पड़ता है, एक्स एस जे ओमेगा से एक्स ई टू जे ओमेगा पे जब हम जाते हैं तो हाउ डू वी प्रोसीड, हम कैपिटल ओमेगा को स्मॉल ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, वी मल्टीप्लाई द होल एक्स एक्सिस बाय कैपिटल टी, तो जिसकी वजह से आपके पास फ्रिक्वेंसी स्केलिंग हो जाती है। और व्हाट वाज द रिलेशन, स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम्स टी, दैट वाज द रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप हम लोगों ने यूटिलाइज किया था। तो ये हम अगर इस्तेमाल करें तो ओमेगा एस वाला पॉइंट हमेशा कौन सा पॉइंट बनता है, 2 पाई, क्योंकि आप कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ओमेगा एस वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बनता है, पाई पे आता है, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, ओमेगा एस बाय 4 है, तो दैट पॉइंट विल बी पाई बाय 2, ठीक है। और ये 0 है और ये माइनस पाई बाय 2 है। तो ये अब आप स्केचिंग जो है वो बाकी सारी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये -2 पाई है, ठीक है। ओके, तो ये अब आपके पास सैम्पल्ड सिग्नल जो है उसका स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अब आपका वो है कि आपने जो डेसिमेटेड सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो बनाना है। तो वंस अगेन लेट अस अज्यूम के m इक्वल टू 2, उस केस में जो डेसिमेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने रिलेट किया था विद द स्पेक्ट्रम ऑफ ओरिजिनल x of n, ठीक है। व्हाट वाज दैट, x e to j omega डिवाइडेड बाय 2 प्लस x e to j omega minus 2 pi divided by 2. So this was the relationship we had, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना x e to j omega बनाते हैं, और यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमें एक ही पेज पे आइडियली तो सारे प्लॉट्स बनाने चाहिए, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ये हमारे पास 0 पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट जो है वो 2 पाई है, और ये -2 पाई है। DTFTs आर 2 पाई पीरियोडिक, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये हमारे पास x e to j ओमेगा है। तो x e to j ओमेगा बाय 2 क्या होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड फ्रिक्वेंसी स्केलिंग। और फ्रिक्वेंसी स्केलिंग जो है वो ग्राफिकली में कैसे नज़र आएगी, रिकॉल द प्रीवियस थिंग्स, हमारे पास x of t होता था,
तो जब हम x ऑफ 2t अगर हम लिखें तो क्या होता था, और अगर हम x ऑफ t/2 लिखें तो क्या होता था। और इन जनरल हम कह देते कि यानी हम स्केलिंग कर रहे हैं t की विद वेरिएबल a, तो फिर इस केस को हम क्या कहते थे, इस केस को हम कहते थे कंप्रेशन, कि आपका जो सिग्नल है वो कंप्रेस हो रहा है। इस केस को हम क्या कहते थे, इस केस को हम कहते थे एक्सपेंशन। तो दिस इज व्हाट वी डू इन सिग्नल्स। ये हमने सिग्नल प्रोसेसिंग की क्लास में नहीं किया, लेकिन आई एज्यूम कि आपने सिग्नल्स की क्लास में किया होगा। तो रूल ऑफ थंब क्या था कि x ऑफ at है, तो उसमें अगर जो a है वो 0 से 1 के दरमियान है तो क्या होगा, तो आपके पास एक्सपेंशन होगी। और अगर आपके पास जो है a जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो कंप्रेशन होगी। अब यहाँ पे भी वही मामला है कि आपके पास जो चीज़ है दैट इज x e2 j ओमेगा। तो अगर आप यानी कि प्रिसाइज टर्म्स में बात नहीं करें, थोड़ी देर के लिए आप जो है वो इनएक्यूरेट टर्म यूज करें, तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल एस एक्स इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, ई टू जे ओमेगा हमारी अपनी सहूलत के लिए। फिर आप कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस कि अगर मैं ओमेगा को ओमेगा बाय 2 से रिप्लेस करूं, तो ये वंस अगेन वही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्केलिंग है। और ओमेगा बाय 2 इसका मतलब है कि जो या इसको आप लिख सकते हैं कि हाफ ओमेगा। तो ए जो है आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर है दैट इज लेस देन 1, तो उस केस में एक्सपेंशन होनी है। तो एक्सपेंशन होने का मतलब ये है कि लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर। उसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था और उसके ये जो एंड पॉइंट्स थे, मेरे ख्याल में ये एंड पॉइंट था शायद π/2 और ये एंड पॉइंट था मेरे पास -π/2। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि आई नीड टू स्ट्रेच दिस। ठीक है, जैसे हम नॉट श्योर यू कैन सी माय विजुअल एक्शंस, तो हमने इसको एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच करना है। तो दैट मीन्स के जो इसके एंड पॉइंट्स हैं दे विल गेट स्ट्रेच्ड, और इस केस में जो स्ट्रेचिंग है दैट विल बी बाय अ फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि a इज 1/2, a 1/2 है तो स्ट्रेचिंग इज बाय फैक्टर ऑफ 2। दैट मीन्स के एक तो ये कि आप इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है, और दूसरा ये कि जो एंड पॉइंट्स हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नया एंड पॉइंट आपके पास आ रहा है तो ये पाई है, और इसी तरह से यहाँ पे जो नया एंड पॉइंट आपके पास आ रहा है तो ये -π है। ठीक है, और इसी तरह से यूं कह लें कि ये भी वंस अगेन फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है। तो आप एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स को ही आप दोबारा से स्केल कर सकते हैं, और हर पॉइंट को आपने मल्टीप्लाई करना है विद 2। तो 2π वाला पॉइंट जो है वो मल्टीप्लाई होके 4π पे चला जाएगा, और -2π वाला पॉइंट मल्टीप्लाई होके -4π पे चला जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, मैं इसको दोबारा से स्केच करता हूँ। 0 पे हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है, उसके बाद फिर हमारे पास 2π पे शिफ्टेड कॉपी थी, और इसी तरह से हमारे पास -2π पे भी शिफ्टेड कॉपी थी। और अब आप इन सारे पॉइंट्स को एनोटेट कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो π/2 पे राइट साइड पे एंड हो रही है, और लेफ्ट साइड पे -π/2 पे एंड हो रही है। और जो शिफ्टेड कॉपी है तो वो 2π - π/2, 2π - π/2 शायद 3π/2 शायद बनता हो। दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दैट इज 2π + π/2, तो ये होगा शायद 5π/2। और इसी तरह से आप बाकी पॉइंट्स में मार्क कर सकते हैं, तो ये -3π/2 होगा, और फिर ये जो पॉइंट है तो ये -5π/2 होगा, और एक्स एक्सिस पे ओमेगा है, और वाई एक्सिस पे जो स्केलिंग है तो दैट इज 1/t, और ये कौन सी चीज़ है दैट इज x e2 j ओमेगा। और अब हम फिर दोबारा से कलर चेंज करते हैं, और हम बनाना क्या चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू स्केच, x e2 j ओमेगा बाय 2। तो हमने क्या करना है, जो हमने भी चीज़ लर्न की है, हर जगह पे आप जो है वो एक्स एक्सेस को आप स्केल कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, क्योंकि जो आपका यहाँ पे एक्सपेंशन का जो फैक्टर है दैट इज 1/2। तो दैट मीन्स के इसका जो रेसिप्रोकल है बाय फैक्टर ऑफ 2 आपने जो है वो एक्सपेंशन करनी है। तो 0 वाला पॉइंट 0 पे है, और
let me see what's the best possible way to make a beautiful diagram. ओके, तो पाई बाय 2 वाला जो पॉइंट है वो पाई पे चला गया है, माइनस पाई बाय 2 वाला पॉइंट माइनस पाई पे चला गया है मल्टीप्लिकेशन के बाद, और 2 पाई वाला पॉइंट कहाँ पे चला गया, दैट हैज गॉन टू 4 पाई। तो ये मेरा डिस्टेंस जो है वो पाई है, और फिर ये डिस्टेंस 2 पाई होगा, और ये 3 पाई होगा, और 4 पाई उससे भी आ गया। तो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू शो इट, ठीक है, वो काफ़ी आगे चला गया, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी, यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्केल चले तो माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है, माइनस 3 पाई है, और माइनस 4 पाई यहाँ पे। तो ये चीज़ है, तो ये आपके पास चीज़ आ गई है 1/t, और ये कौन सा सिग्नल है, एक्स ई टू जे ओमेगा बाय 2, ठीक है। और ये हमारे पास एक दो जो टर्म्स थी उनमें से एक टर्म आ गई है। व्हाट वर द टू टर्म्स जो हमने बनानी है, क्योंकि हमने डेसिमेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाना है, उसके लिए हमें दो टर्म्स चाहिए थी। पहली टर्म कौन सी है, एक्स ई टू जे ओमेगा बाय 2, और दूसरी टर्म कौन सी है, एक्स ई टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो जो दूसरी टर्म है हमारे पास एक्स ई टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें अब एक के बजाय दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ओमेगा में पहले तो टाइम शिफ्ट है बाय 2 पाई, और उसके बाद उसकी स्केलिंग है बाय फैक्टर ऑफ 2। ये काम हो रहा है, यानी कि टाइम शिफ्टिंग भी हो रही है तो टाइम स्केलिंग भी हो रही है, तो इसमें आपको दोनों स्टेप्स हैं वो 1 by 1 करने पड़ेंगे। तो लेट अस डू दैट हियर। सर जहाँ पे टाइम स्केलिंग हो रही है, खाली टाइम स्केलिंग बाय 1/2 वहाँ। इसी जगह पे हम इसको करेक्ट करते हैं, अगर मैंने कहा है तो वो भी गलत है, यानी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है। जी सॉरी, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। तो वो पिछले वाले प्लॉट में 0 पे सेंटर था, और फिर माइनस पाई टू पाई पे था, और फिर 4 पाई पे जो आप कह रहे हैं, जो यू कुडंट ड्रॉ इट, दैट वाज सेंटर्ड एट 4 पाई, एंड वो हाँ, 3 पाई टू 5 पाई तक स्ट्रेच होएगा उसका। लेट्स सी, यानी कि इसको इधर ही देख लेते हैं। ये देखें, ये 2 पाई वाला पॉइंट जो है दैट विल बिकम 4 पाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाँ 5 पाई पे जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई पे जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर। तो ये तो ये आपके पास एक्स ई टू जे ओमेगा है, उसके वही पॉइंट्स आप जो है वो लेबल कर सकते हैं। We're still going slow. ओके, तो इसमें जब आप शिफ्ट अप्लाई करते हैं 2 पाई की, यानी कि एक्स ऑफ ई टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई, ठीक है, तो वो शिफ्ट का क्या मतलब है, इफ यू ऑलरेडी नो व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो हर कॉपी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो 0 वाली जो कॉपी है वो 2 पाई पे सेंटर्ड हो जाएगी, ठीक है, और जो माइनस 2 पाई वाली कॉपी है वो 0 पे सेंटर्ड हो जाएगी, और इस तरह से जो 2 पाई वाली कॉपी है तो वो डेफिनेटली आगे 4 पाई पे सेंटर्ड होगी, और माइनस 4 पाई वाली जो कॉपी है वो माइनस 2 पाई पे सेंटर्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं उनके, क्योंकि आपने सिंपली शिफ्ट किया है तो और तो कोई चीज़ नहीं, कुछ और तो कुछ नहीं हुआ, तो ये मामला हो गया। और उसके बाद फिर आप जो अगला काम है वो कर लें। वो क्या है कि आपने शिफ्टिंग तो कर ली है ई टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई, और अब आपने उसको स्केल करना है बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्केलिंग इज द सेम एज बिफोर, कि सारे एक्स एक्सेस को आप जो है वो हर जो आपने मार्किंग की हुई है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें विद अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे।
Okay. Right. चलिए, मेरे ख्याल में कि मैं एक मिनट के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ मैं जाता हूँ और वहाँ से हम इसी सेम स्केच को देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसको प्रिसाइजली किया हुआ है, यानी कि विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। इस वजह से मैं डिटेल्स की तरफ जा रहा था, लेकिन इवेंचुअली ये है। सबसे पहले ये आपका ओरिजिनल सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है, उसका स्पेक्ट्रम XCJ ओमेगा। उसके बाद जो उसका सैम्पल्ड सिग्नल है, ठीक है, जिसमें शिफ्टेड कॉपीज हैं और उनका आपस में ओवरलैप नहीं है, क्योंकि हमने जो सैम्पलिंग रेट है वो ज़्यादा रखा हुआ है। और फिर सैम्पल्ड सिग्नल के बाद उन्होंने जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम बनाया XC/J ओमेगा। वंस दे हैव दैट, उसके बाद फिर उन्होंने डेसिमेटेड सिग्नल जो है वो प्लॉट किया हुआ है। तो दैट प्लॉट इज राइट हियर। तो यहाँ पे यहाँ पे एक चीज है जो मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इस टाइम जो आपको दो फिगर्स नजर आ रही हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी जो है वो इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो ऊपर जो हमारे पास एक्स का स्पेक्ट्रम है XC/J ओमेगा, तो उसमें उसकी दो फ्रीक्वेंसी स्केल कॉपीज आप ऐड करेंगे तो आपके पास XT/J ओमेगा आएगा। तो जो ओरिजिनल आपके पास XC/J ओमेगा है, एक पहली कॉपी तो वो है जिसमें आपने इसकी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेच हो जाती हैं। और फिर दूसरा पार्ट वो है कि जहाँ पे आप जो है जो जो सेकंड शिफ्टेड कॉपी है वो आप ऐड करेंगे, एंड देन यू हैव टू कंबाइन द टू कॉपीज, तो विच विल लीड टू दिस रिजल्ट। यानी इसमें सेकंड प्लॉट में जो सेंटर पे जो कॉपी है दैट इज ड्यू टू द फर्स्ट टर्म, और उसके बाद जो कॉपी है दैट इज ड्यू टू द सेकंड टर्म। चलिए, मैं पहले इसको स्केच करता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पे हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास स्केच बना हुआ है फॉर XD/E2J ओमेगा, ठीक है, और ये पॉइंट पाई है और ये पॉइंट माइनस पाई है। तो जो चीज़ मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था वो ये कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसके लिहाज से भी हमने इसको देखना है। लेट मी राइट दैट रिलेशनशिप अगेन, XE/2J ओमेगा और फिर डिवाइडेड बाय 2 और फिर प्लस XE/2J ओमेगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। तो मैं इस रिलेशनशिप को इस ग्राफ के साथ में रिलेट करना चाह रहा था। तो ये कि ये जितना भी इंटरवल हमने कंसीडर किया हुआ है, यानी कि ये राइट साइड पे हम 3 पाई तक स्केचिंग कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे हम -3 पाई तक स्केचिंग कर रहे हैं। एक्चुअली तो ये स्केचिंग जो है वो फॉरएवर है, जितना इसको आप आगे ले जाएं। तो इस स्केचिंग में हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि ये जो मिडल वाली जो टर्म है, यानी कि ये जो आपको सबसे दरमियान में जो आपको कॉपी नजर आ रही है, दैट कॉपी इज कमिंग फ्रॉम हियर XE/J ओमेगा बाय 2। और फिर ये कि ये जो राइट साइड पे जो कॉपी है और लेफ्ट साइड पे जो कॉपीज हैं, these copies are actually coming from the second term। जो सेकंड टर्म है ना, तो ये यहाँ से कॉपीज आ रही है। इसी तरह से जब आप इसको आगे लेके चलते जाएंगे तो यू विल सी मोर कॉपीज, यानी कि 4 पाई पे कौन सी कॉपी आएगी, जो आपकी पहली टर्म की वजह से आई थी। तो ये चीज़ है विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे अभी जो हमने सेकंड कॉपी के लिए जो चीज़ क्लेम की है, तो वो हमारे पास डिफरेंट आ रही थी पिछली स्लाइड में। तो दैट मीन्स के वी हैव डन अ मिस्टेक जब हमने ये टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग का काम दोनों किया है। क्योंकि जब आप XE/J ओमेगा से
जब आप ये चीज़ बनाएंगे एक्स ई टू जे ओमेगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, तो आपके पास ये जो कॉपीज हैं तो दे शुड बिहेव इन अ डिफरेंट वे। सर इन कॉपीज को हम इस तरह प्लॉट कर सकते हैं कि पहले हम ओमेगा बाय 2 का स्केलिंग करें और फिर माइनस पाई से शिफ्ट करें। हाँ श्योर, यानी इन्हीं में से कोई एक चीज करनी होगी, यानी वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्केलिंग और शिफ्टिंग करें इन द अप्रोप्रिएट वे। तो इन द एंड तो हमें ये रिलेशनशिप जो है वो एग्जीक्यूट करना है एंड देन वी कैन मैच इट विद द टेक्स्ट बुक। तो Sir, एक्स टू, हाँ जी बताएं। ऑल्सो ये जो रिलेशनशिप है, डू वी नॉट नीड टू नो ये कहाँ से आया है डेसिमेशन का? यानी हम इस पे यानी बात कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक के वी आर काइंड ऑफ आउट ऑफ टाइम, तो जिसकी वजह से हम ये बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्विकली यानी कि मैं इस पे टेक्स्ट बुक से मैं आपको नेविगेट करवा रहा हूँ। यानी वंस अगेन द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दे कुड कम टू मी और फिर हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, तो हम इसको यानी 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स ई टू जे ओमेगा जो कि डी टी एफ टी है ऑफ एक्स ऑफ एन, उसका जो रिलेशनशिप है विद द ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, उसकी जो सी टी एफ टी है उसके साथ, व्हाट वाज दैट रिलेशनशिप, वो हमने पहले लिखा हुआ था कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की काफ़ी सारी कॉपीज बन जाती हैं, और वो कॉपीज कहाँ कहाँ पे होती हैं, ओमेगा माइनस के ओमेगा एस, और कैपिटल ओमेगा को फिर आप जो है वो स्मॉल ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं, स्मॉल ओमेगा बाई टी, और माइनस के कैपिटल ओमेगा एस किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 पाई ओवर टी। तो ये चीज़ हमने पहले देखी थी। एंड देन देर आर इन्फिनिट सच टर्म्स, और यहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर भी है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, यानी कि रिकॉल करें जो हमने लिखा था कि सैम्पल सिग्नल की जो सी डी एफ टी है वो क्या है, कि जो ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसकी सी टी एफ टी विच इज being repeated at the multiples of sampling frequency। तो ये फॉर्मूला है जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स से। और फिर जब आप एक्स डी ई टू जे ओमेगा जो डेसिमेटेड सिग्नल है उसके लिए यही फॉर्मूला आप रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे टी है तो वहाँ पे आप टी प्राइम लिखते हैं, एंड देन यू गेट अनदर फॉर्मूला, ठीक है, एक्स सी और फिर जे है ओमेगा बाय टी प्राइम और माइनस के 2 पाई डिवाइडेड बाय टी प्राइम, और टी प्राइम के बारे में आपको क्या पता है कि दैट इज m टाइम्स टी, और यहाँ से फिर आप आगे चलते हैं और इवेंचुअली यू एंड अप विद दैट फार्मूला जो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यानी इसके जो रूट्स हैं वो नॉन रूट्स हैं, जो हमने पुरानी जो डेरिवेशन की हुई है वहीं से ही आप जो है वो इसको लेके आ रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो 4.72 4.73 ये वो इक्वेशंस हैं जो मैंने बिल्कुल अभी लिखी हैं। 4.74 में वो ये कर रहे हैं कि टी प्राइम को एम टी सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, एंड देन देयर इज आप कह लें कि मैथमेटिकल ट्रिक, क्योंकि 474 और 472, तो these are the two Fourier transforms of interest to us। 472 में जो Fourier of the decimated signal, तो x e to j ओमेगा x d e to j ओमेगा इनको हमने आपस में रिलेट करना है। दोनों ही आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो इनफिनिट समेशंस हैं, तो इसको जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो देन यू आर एबल टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू समेशन वेरिएबल्स, जो 7-5 में जो आपको नजर आ रहा है कि एक इक्वेशन में जो आपके पास समेशन वेरिएबल है वो r है, दूसरी इक्वेशन में जो समेशन वेरिएबल है वो k है, तो फिर आप r और k को आपस में रिलेट करते हैं कि r इक्वल्स i प्लस के एम। जैसे ही आप बेसिकली ये काम करते हैं तो ये आप जो है दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट कर लेते हैं इन इक्वेशन 4, 7, 6, और वहां से फिर आप जो है वो
देयर आर स्टिल अ कपल ऑफ स्टेप्स, फिर आप जो है अपनी अल्टीमेट जो आपके पास इक्वेशन है 478 वहाँ पे आप जाते हैं। ये डेरिवेशन मैंने इंटेंशनली स्किप की थी टू सेव टाइम, लेकिन यानी कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस आर वेलकम टू कम टू माय ऑफिस, या कोई भी और मीन्स के जरिए हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो हम फोन पे या इस तरह से मीट सेशन वगैरह पे 5-10 मिनट के लिए हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी गेट 478 जो अभी हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द स्केचिंग। अब इसमें जो चीज़ मेरे ख्याल में मैंने अभी फील किया वाइल डूइंग इट माई सेल्फ, वो यही है कि आपके पास ये एक्स ई टू जे ओमेगा का स्पेक्ट्रम है, और आपने जब एक्स डी ई टू जे ओमेगा का स्पेक्ट्रम बनाना है तो वाहिद चीज़ जिसमें आपको ख्याल करना है वो ये कि जो टाइम शिफ्टिंग है और जो फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग है और जो फ्रिक्वेंसी स्केलिंग है, तो यू हैव टू डू इट इन द अप्रोप्रिएट वे। जब आप इसको सही से करेंगे देन यू विल बी एबल टू गेट दिस स्पेक्ट्रम। तो अभी ये जो स्पेक्ट्रम हमें नजर आ रहा है, तो इस स्पेक्ट्रम को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि देयर इज नो ओवरलैप, देयर इज नो एलियासिंग। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि ओरिजिनली जो हमने सैम्पलिंग रेट चूज किया था तो इट वाज गुड इनफ कि जब आपने उस डेसिमेशन कर ली बाय अ फैक्टर ऑफ 2 तो इट वाज स्टिल वर्थवाइल के जो शिफ्टेड कॉपीज हैं दे वर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर। अभी मैं इसी डिस्कशन को आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको बाय हैंड हम स्टार्ट करते हैं तो थिंग्स बिकम स्लो, और वाइट बोर्ड पे हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक से इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं हम में से, तो हम 1:30 से ऑनवर्ड इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 5-10 मिनट्स इजाफी जो है हमारे पास। तो अभी मैं जो आज के लिए जो चीज़ हमने तय की हुई है तो मैं उसको थोड़ा आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। आई एक्चुअली वांटेड टू डिस्कस इंटरपोलेशन एज वेल। तो अभी तो हम डेसिमेशन पे चल रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल वो है कि जिसमें हमने इतनी डेसिमेशन कर ली है कि जिसकी वजह से एलियसिंग स्टार्ट हो गई है। तो टाइम डोमेन में इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा सैंपल्स ही कलेक्ट नहीं किए, यानी कि जब हमने इतने सैंपल्स डिस्कार्ड कर लिए कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हमने लॉस्ट कर दी है, जिसकी वजह से मसला हुआ है। और फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसकी इंटरप्रिटेशन इसी तरह से आ रही है कि जो आपके पास शिफ्टेड कॉपीज़ हैं तो दे हैव स्टार्टेड टू ओवरलैप। तो हमारे पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है, और उस स्पेक्ट्रम के बाद इन लोगों ने जो अगला स्टेप है वो स्किप किया हुआ है टेक्स्ट बुक में, विच इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल सिग्नल। रादर ये कि डायरेक्टली जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उन्होंने प्लॉट किया हुआ है। तो अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, उसका एंड पॉइंट जो है वो π/2 है, और रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपका एक्स ई टू जे ओमेगा का जो प्लॉट है अगर वो π/m पे एंड हो रहा है तो यू कैन डू द डेसिमेशन बाय अ फैक्टर ऑफ m। तो जैसे अब ये एक्स ई टू जे ओमेगा है, इसमें जो ओरिजिनल कॉपी है तो वो π/2 पे एंड हो रही है। दैट मीन्स के कैपिटल M इज 2, वो M जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एलियसिंग। तो दैट मीन्स के फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम अगर आप डेसिमेशन करेंगे बाय अ फैक्टर ऑफ 2 तो यू वुड बी ओके, देयर विल बी नो एलियसिंग। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने इंटेंशनली एलियसिंग शो की हुई है, दे हैव चोजन द कैपिटल M टू बी 3, ठीक है। तो कैपिटल M को 3 चूज किया है, तो फिर क्या होगा कि जो एक्स ई टू जे ओमेगा का जो स्पेक्ट्रम है तो आपको उसकी 3 कॉपीज जो है वो बना के और फिर ऐड करनी होंगी। तो व्हाट आर दोज 3 कॉपीज, वो हम यहाँ पे एटलीस्ट उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं कि एक्स डी ई टू जे ओमेगा, और जब ये कौन सा केस है जब आपने कैपिटल M को 3 चूज किया हुआ है, तो 1/3 पहली कॉपी कौन सी है, एक्स ई टू जे ओमेगा बाय 3। दूसरी कॉपी कौन सी है, एक्स ई टू जे ओमेगा माइनस 2π डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉपी है आपके पास वो कहाँ पे है, एक्स ई टू जे ओमेगा माइनस 4π, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ये आपने 3 जो कॉपीज हैं, सबसे पहले ये 3 स्केच बनाने हैं, उसके बाद आप 3 स्केच ऐड करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो एक्स डी ई टू जे ओमेगा आएगा। और एक्स ऑफ ई टू जे ओमेगा किस तरह का इन्होंने अभी शो किया हुआ है, जो स्पेक्ट्रम एंड हो रहा है वो π/2 पे एंड हो रहा है, -π/2, और इसी तरह से 2π पे पहली कॉपी है और -2π पे
लेफ्ट साइड पे पहली कॉपी है एंड देयर आर मोर कॉपीज। और फिर जब आप पहली टर्म आप बनाना चाहेंगे विच इज कौन सी टर्म होगी पहली, जो x e to j ओमेगा बाई 3 है, वो उसी तरह से x e to j ओमेगा बाई 3। तो जो टॉप प्लॉट है आपके पास, तो उसमें हर चीज को आपने बाय फैक्टर ऑफ 3 स्केल कर देना है। दैट मीन्स के ये चीज अब मैं अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बना रहा, ताकि मैं जो कॉपीज हैं वो शो करवा सकूं। तो पहली कॉपी 0 पे सेंटर्ड है, अगली कॉपी कहाँ पे सेंटर्ड है, 6 पाई पे, और लेफ्ट साइड पे पहली कॉपी कहाँ पे सेंटर्ड है, -6 पाई पे। और ये जो पाई बाय 2 वाला पॉइंट है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके हैज बिकम 3 पाई बाय 2, और ये जो पॉइंट है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होके -3 पाई बाय 2 बन गया। और इसी तरह से यहाँ वाले जो पॉइंट्स थे वो भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। ये पॉइंट था शायद पहले 3 पाई बाय 2, और ये पॉइंट था शायद 5 पाई बाय 2। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये पॉइंट आपके पास 9 पाई बाय 2 आ जाएगा, और ये पॉइंट आपके पास 5 into 3 15 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग वैसे की वैसे रहेगी 1/t। इस तरह आपने पहली कॉपी बनाई है, और इसी तरह ही आपने जो है वो अगली कॉपी जो है वो बनानी है। जो नेक्स्ट कॉपी है दैट इज x e to j ओमेगा -2 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें जैसे हमने पिछली दफा किया, तो टर्न आउट के देयर वाज अ मिस्टेक, तो वी नीड टू बी केयरफुल। हो सकता है कि हमें यानी कि टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग में एक ऑर्डर जो है वो उसको लेके चलना हो, तो जिसके बाद फिर विल बी एबल टू स्केच इट केयरफुली। लेकिन आई एज्यूम के वी विल बी एबल टू डू इट, एंड इन केस के प्रॉब्लम परसिस्ट, तो फिर हम मी और द टीए हम लोग एक हैंड रिटन जो है वो ये जो इलस्ट्रेशन है वो फिर हम लोग गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें यानी कि काफ़ी क्लैरिटी के साथ हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि टाइम शिफ्टिंग या टाइम स्केलिंग जब दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो हाउ फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग या फ्रिक्वेंसी स्केलिंग जब दोनों चीज़ें हैं, तो हाउ टू डू दैम इन अप्रोप्रिएट वे। बट राइट नाउ आई वांट टू कीप मूविंग टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द टाइम। तो सो दैट्स द सिचुएशन। यानी अभी जो आपको x e to j ओमेगा के बाद जो डेसिमेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है x d e to j ओमेगा, तो उसमें आपको शिफ्टेड कॉपीज का ओवरलैप नज़र आ रहा है विद द ओरिजिनल कॉपीज। और इसमें आप विजुअल इंस्पेक्शन से भी बाय नाउ यू शुड बी एबल टू टेल कि जो मिडल में जो कॉपी है, तो दैट इज़ ड्यू टू द फर्स्ट टर्म, और उसके लेफ्ट राइट पे जो कॉपीज हैं दैट आर ड्यू टू द सेकंड टर्म। और इस तरह थर्ड टर्म की वजह से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी जो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यानी it's typically difficult to make this sketch over kind of longer duration, जिसकी वजह से इससे आगे स्केचिंग हमें नज़र नहीं आ रही है, बट यू कुड डू इट फॉर योर ओन इंटरेस्ट। तो अभी यहाँ पे जो मसला हमें नज़र आया वो ये कि एलियासिंग का प्रॉब्लम है, और जब ये जो एडजेसेंट कॉपीज़ हैं इनकी टेल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी, जो कि हमें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, तो जो मिक्सिंग एक दफ़ा हो चुकी हुई है, तो वो अनमिक्सिंग आप नहीं कर सकेंगे। यानी कि जब दो नंबर्स ऐड हो जाते हैं तो और उनका सम आ जाता है, तो उस सम में से आप इंडिविजुअल नंबर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो एलियासिंग की वजह से जो लॉस है, तो आप कह लें कि ये इरिवर्सिबल है। तो जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं और डेसिमेशन बाय एम करने के, जहाँ पे आपने सैंपल्स थ्रो किए थे। तो ये x e to j ओमेगा से जब आप x d e to j ओमेगा पे आप आ रहे हैं, यानी कि टॉप प्लॉट से जब नीचे वाले प्लॉट पे आ रहे हैं, तो टाइम डोमेन पे आप क्या कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये डेसिमेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम मिलता है। आपने जो सैंपल्स थ्रो अवे किए हैं, किल किए हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसका रिजल्ट या उसकी इम्प्लीकेशन आपको नजर आ रही होती है। डेसिमेशन की वजह से फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो स्पेक्ट्रम्स हैं दे गेट स्ट्रेच्ड बाय हाउ मच फैक्टर, जो आपने कैपिटल M चूज किया होता है। जैसे इस दफा कैपिटल M 3 है, तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है दैट इज बाय अ फैक्टर ऑफ 3। और अगर ओरिजिनल जो स्पेसिंग थी बिटवीन द कॉपीज, ओरिजिनल स्पेसिंग जो थी वो
सिर्फ एक फैक्टर ऑफ 2 को हैंडल कर सकती थी। जब आपने फैक्टर ऑफ 3 के साथ स्ट्रेचिंग किया है तो फिर ओवरलैप स्टार्ट हो गया, और ये ओवरलैप एक दफ़ा हो गया तो ये रिवर्सिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर आप एक स्टेप वापस आते हैं, आप कहते हैं कि लेट मी कंसीडर अ फिल्टर, ठीक है, एक डिस्क्रीट टाइम फिल्टर जिस ऑफ कोर्स आइडियल लो पास फिल्टर है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ब्रिक फंक्शंस की तरह, और क्योंकि DTFTs पीरियोडिक हैं तो आपको सेम चीज़ जो कि 0 पे सेंटर्ड है वही चीज़ आपको 2 पाई और -2 पाई पे सेंटर्ड नजर आएगी। तो यहाँ पे जो लो पास फिल्टर है इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट इज पाई ओवर एम, और पाई ओवर एम हमने किस लिए चूज किया है, क्योंकि जब आपने डेसिमेशन करनी है बाय अ फैक्टर ऑफ एम तो you have to make sure कि you do not have any frequency components beyond pi over m। तो ये वो नंबर है कि जिसको आप यानी अगर इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल मेगा की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको कैपिटल मेगा की टर्म्स में ले जाएं तो यू विल बी एबल टू रिलेट इट टू द नाइक्विस्ट क्राइटेरियन। नाइक्विस्ट क्राइटेरियन के मुताबिक जो है वो ये जो पाई ओवर एम का जो नंबर है दैट इज अ सूटेबल नंबर, कि जब आपके पास कोई भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है बियॉन्ड पाई ओवर एम तो तब आप जो है डेसिमेशन कर सकते हैं बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल एम। तो जब आप ये जो HD e⁻ ओमेगा है, ये जो लो पास फिल्टर है, ये अप्लाई करते हैं कि सिग्नल पे Xe⁻ ओमेगा, ये Xe⁻ ओमेगा सिग्नल पे जब आप ये फिल्टर अप्लाई करते हैं, ओरिजिनली जो हमारे पास Xe⁻ ओमेगा था उसकी बैंडविड्थ थी π/2, यानी कि π/2 से आगे उसके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं थे। लेकिन अभी जब आपने फिल्टर लगाया तो उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है π/m, और m कितना है 3, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है हमारे फिल्टर की दैट इज π/3। तो आपने जब अपने ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को पास किया है थ्रू सच फिल्टर, तो फिल्टर कह रहा था कि π/3 से ऑनवर्ड सारे कंपोनेंट्स डिस्कार्ड हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट था उसमें π/2 तक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स थे। तो π/2 से π/3 के जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स थे वो डिस्कार्ड हो गए। तो वो जो आउटपुट है वो आप सब प्लॉट ई में आप देख सकते हैं। तो अब जब आपने पहले से ही अप्रोप्रिएट फिल्टरिंग कर लिया, यानी कि आपने अपने सिग्नल की टेल्स या वो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स आपने वैसे ही क्लिप कर दिए, काट दिए, वो कंपोनेंट्स जिनकी वजह से एलियासिंग होनी थी, तो नाउ यू आर गुड टू गो कि जो आपके पास यहाँ पे जो फिल्टर्ड सिग्नल है तो यू विल नाउ डेसिमेट इट। इसमें आप जो है वो सैंपल्स थ्रो अवे करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, यानी कि हर एक सैंपल के बाद आप n-1 सैंपल्स डिस्कार्ड करेंगे। तो अब जब प्री फिल्टरिंग के बाद जब आपने सैंपल्स डिस्कार्ड किए हैं तो उसकी वजह से जो आपके पास आउटकम है तो दैट यू कैन सी इन सब प्लॉट f, के जिसमें you have the original spectrum and the copies and they are touching each other but they are not overlapping। तो overlapping नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि there is no aliasing, यानी कि ये aliasing आपने कैसे अवॉइड किया है कि आपने अपने सिग्नल के ही कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थ्रो अवे कर दिए, और वो अपने सिग्नल के कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थ्रो अवे करना आप कह लें कि इट्स नॉट ट्रिवियल। ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बाद में मिक्सअप हो जाएंगे तो आप थ्रो अवे कर दें। दैट जस्ट मीन्स कि इट्स अ ट्रेड ऑफ, कि आपने कुछ उसकी प्राइस पे की है। वो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है, उसकी वजह से अगर वो म्यूजिक है कोई और चीज़ है उसमें डेफिनेटली कुछ साउंड्स या कुछ ट्यून्स या कोई और चीज़ है दे विल चेंज अ बिट, लेकिन वही है कि आपने ज़्यादा डैमेज के बजाय जो है वो कम डैमेज एक तरह से आपने अफोर्ड किया, कि आप कह रहे हैं कि वी वांट टू प्रोसीड दिस वे। तो ये इवेंचुअली वो चीज़ है जो ये फिगर 4.3 में आपको नजर आ रहा है कि एक जो प्रॉपर डेसीमीटर सिस्टम है तो वो कैसा होगा अगर आपने भी बनाना है DSP के जरिए। यानी वी यूज्ड टू डू दैट व्हेन आई वाज अ PhD स्टूडेंट। तो हमें हमारे पास जो हमारे रिसीवर से जो सैंपल्स आ रहे होते थे तो हमें कई दफ़ा उसका सैम्पलिंग रेट चेंज करना होता था। तो फिर उसमें यही काम होता है कि पहले आप एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन करते हैं विद केयरफुली डिज़ाइन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फिर जो है यू थ्रो अवे योर सैंपल्स इन अ सिस्टमेटिक वे, कि हर एक सैंपल के बाद कैपिटल M-1 सैंपल्स आपने थ्रो अवे करने व्हाइल मेकिंग श्योर कि आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें टाइम डोमेन में। ओके, तो ये अभी जो हमने डिस्कशन की है तो इसमें हम कह रहे हैं कि हम सैम्पलिंग रेट जो है वो कैपिटल M के फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हैं, वेयर कैपिटल M इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कैपिटल M नेगेटिव नहीं हो सकता है और फिर कैपिटल M इज एन इंटीजर।
तो इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है तो वो ये है कि आपने सैम्पलिंग रेट जो है वो इंक्रीज कैसे करना है इफ़ यू वांट बाय एन इंटीजर फैक्टर। तो अगर आपने सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, या कई दफ़ा हम इसको आप सैम्पलिंग कहते हैं। तो आप सैम्पलिंग या इंटरपोलेशन जब आपने करनी है बाय इंटीजर फैक्टर, तो हाउ टू डू दैट। तो यहाँ से आगे जाके फिर एक क्वेश्चन होगा जो अराइज होगा, जो शायद आप लोग ऑलरेडी सोच भी रहे हो कि अगर आपने नॉन इंटीजर फैक्टर से सैम्पलिंग रेट चेंज करना है तो इज इट मीनिंगफुल, एंड इफ इट इज देन हाउ टू डू इट। तो टर्न्स आउट कि आप नॉन इंटीजर फैक्टर से भी सैम्पलिंग रेट चेंज कर सकते हैं। जैसे आप में से कोई कहे कि मैंने तो 4/3 के फैक्टर से सैम्पलिंग रेट चेंज करना है, श्योर, जब तक कि आपके पास जो भी आपका फैक्टर है जिससे आपने चेंज करना है, इफ दैट इज अ रैशनल नंबर, यानी कि उसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तब तक आप कर सकते हैं। इरैशनल नंबर से सैम्पलिंग रेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर से जब आप सैम्पलिंग रेट चेंज करेंगे तो उसमें इवेंचुअली आपके पास कुछ इस तरह की चीज आएगी। लेट मी शो यू द ब्लॉक डायग्राम, दैट इज काइंड ऑफ अ टीजर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो उसमें यही होगा कि आप इंटरपोलेटर और डेसीमीटर दोनों डिवाइसेस को कैस्केड में लगाएंगे और इवेंचुअली यू विल सी के इंटरपोलेटर में भी एक लो पास फिल्टर होता है। तो डेसीमीटर और इंटरपोलेटर के जो लो पास फिल्टर्स हैं, यू विल बी एबल टू मर्ज देम टुगेदर। और डेसिमेशन के लिए हम कैपिटल M जो है उसकी नोटेशन यूज करते हैं, इंटरपोलेशन के लिए हम कैपिटल L की नोटेशन यूज करते हैं कि दैट इज द फैक्टर बाय व्हिच वी वांट टू चेंज द सैम्पलिंग रेट। तो इवेंचुअली ये जो आपको बॉटम पे जो इस टाइम ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है, तो दैट विल बिकम अ कॉम्पैक्ट ब्लॉक डायग्राम फॉर अ सिस्टम दैट चेंजेस द सैम्पलिंग रेट बाय अ रैशनल नंबर। ठीक है, और वो रैशनल नंबर कौन सा है? कैपिटल M बाय कैपिटल L। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सैम्पलिंग रेट इंक्रीज करने का जो मामला है तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली डिस्कस कर पाएंगे। एक चीज़ और जो हम विजुअली स्पॉट कर सकते हैं वो ये कि जब आप इंटरपोलेशन की तरफ जाएंगे तो आपका जो स्पेक्ट्रम है और जो उसकी कॉपीज हैं दे विल एक्चुअली गेट कॉम्प्रेस्ड। डेसिमेशन की वजह से फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन हुई थी और इंटरपोलेशन की वजह से फ्रिक्वेंसी डोमेन में कॉम्प्रेशन जो है वो होगी। इसके अलावा मजीद भी आप कह लें कि इनसाइट्स हैं तो जो हम जिन पे बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी भी वजह से क्वेश्चन नहीं है तो जो इंटरपोलेशन की जो ABC है तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरपोलेशन मींस के हम सैम्पलिंग रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इट इज़ अ ब्लॉक जिसके इनपुट पे हमारे पास x ऑफ n है और and then we are increasing the sampling rate by a factor of capital L। अप एरो का मतलब है कि आप सैम्पलिंग रेट बढ़ा रहे हैं। आउटपुट पे जो आपके पास सिग्नल आ रहा है तो आप उसको x अब बाय ऑफ n कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंटरपोलेटेड सिग्नल। तो यहाँ पे अब जो टाइम डोमेन रिलेशनशिप है इट इज़ वंस अगेन सिंपल कि एक्स आई ऑफ एन जो है दैट इज एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, और फिर आप इमीडिएटली जो है वो सैंपल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं कि एक्स आई का जो जीरोथ सैंपल है तो दैट इज द जीरोथ सैंपल ऑफ एक्स, और एक्स आई जो इंटरपोलेटेड सिग्नल है उसका जो पहला सैंपल है वो क्या है दैट इज एक्स वन ओवर, और कैपिटल एल को फर्स्ट किया मैंने 3 एज्यूम कर लिया तो एक्स वन ओवर 3। और इसी तरह से फिर आप देखेंगे कि एक्स आई का जो सेकंड सैंपल है तो दैट इज एक्स टू ओवर 3, और इसी तरह से एक्स आई जो है उसका जो थर्ड सैंपल है तो दैट इज एक्स ऑफ 1। तो यू कैन सी के व्हाट इज गोइंग ऑन कि इंटरपोलेटेड सिग्नल का जो जीरोथ सैंपल है वो एक्चुअली ओरिजिनल सिग्नल का ही जीरोथ सैंपल है, और इंटरपोलेटेड सिग्नल का जो पहला सैंपल है दैट इज x1/3। तो x1/3 इट्स मीनिंगलेस क्योंकि
नॉन इंटीजर इंडिसेस पे सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट मीन्स के इसको आप, इस सैंपल को आप 0 पुट करेंगे, इसी तरह से xi(2) जो है इसको भी आप 0 पुट करेंगे और xi(3) इसको आप 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिवली हो क्या रहा है कि आप सैम्पलिंग रेट इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, यानी कि लफ्ज़ों में क्या मामला है कि यू आर अपेंडिंग कैपिटल L-1 zeros बिटवीन एवरी 2 सैंपल्स। जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था उसके हर 2 सैंपल्स के दरमियान आप जीरोस अपेंड कर रहे हैं। कितनी जीरोस हैं? कैपिटल L-1, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसको ग्राफिकली बनाना चाहूँ तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि अगर मेरे पास एक एक्साफैन है जिसमें मेरे पास सिर्फ ये 3 सैंपल्स हैं, ठीक है, तो कि आपने 0 इंडेक्स का जो सैंपल है वो प्रिजर्व किया है, फिर 2 0 वैल्यूड सैंपल्स आपने ऐड किए, फिर आपने नेक्स्ट सैंपल जो है वो रखा है, फिर आपने 2 0 वैल्यूड सैंपल्स ऐड किए जो है वो नंबरिंग करनी है। So this is what the interpolation means in time domain. Frequency domain में of course things are more